हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन 247 में। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट का एक टॉपिक है, वायुमंडल, जिसके बारे में बहुत ही अहम चीजें इस वीडियो में जानने को मिलेगी और जो वन डे एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्वालिटेटिव वीडियो है और बिना वक्त जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में ये एटमॉस्फेयर है क्या, वायुमंडल किस चिड़िया का नाम है। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो बहुस्तरीय गैसीय आवरण है, मैंने कहा बहुस्तरीय गैसीय आवरण, इसे आप लिख सकते हैं बहुस्तरीय गैसीय आवरण। हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो बहुस्तरीय गैसीय आवरण है और जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, the multi-layered gaseous envelope which is actually connected to the earth because of gravitational force that is nothing but yours and atmosphere। तो ये चीज कही गई है कि जो बहुस्तरीय गैसीय आवरण है और ये गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, अपना एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल बोल सकते हैं। अब देखिए, वायुमंडल में एक चीज बोली गई कि वायुमंडल में गैसों की ऊंचाई कहां तक है। तो बहुत सी बुक में आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, बट जो बहुमत है उसमें यह बोला गया है कि ये ऊंचाई है 16,000 किलोमीटर से 29,000 किलोमीटर। ये बहुत ही रेयर कंडीशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि इसमें बहुत से मतभेद है, लेकिन जो अधिकतर मत है वो ये जाता है कि 16,000 से 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये गैसें पाई जाती है। बट आप ये सोचिए कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर इन गैसों का घनत्व क्या अधिक होगा? नहीं। तो ये देखिए कि अब ये गैसें जो है इनकी जो प्रभावी ऊंचाई है, मतलब गैसें जो जहां तक अपना प्रभाव दिखा पाती हैं, जहां तक प्रभावी हैं, वो ऊंचाई क्या है? वो ऊंचाई है, इफेक्टिव हाइट की अगर हम बात करें वो है 1,000 किलोमीटर। अब देखते हैं कि अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नहीं होता तो क्या होता। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से गैसें हमारे पृथ्वी से जुड़ी हुई है, हमारे पृथ्वी के चारों ओर है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो होता क्या कि सारी गैसें अंतरिक्ष में चली जाती। अच्छा, अंतरिक्ष से एक चीज याद आती है कि अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में क्या अंतर है, वो आप कमेंट करके बताइएगा। अब फिलहाल यहां से आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल के संगठन के बारे में, मतलब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत ही अहम चीजें हैं। देखिए, संगठन की बात करें तो वायुमंडल जो हमारा है 3 चीजों से मिलकर के बना है। पहला है गैस, दूसरा है जलवाष्प और तीसरा है एरोसॉल। अब गैस के बारे में बात करें, वाटर वेपर यानी जलवाष्प के बारे में बात करें या फिर एरोसॉल के बारे में बात करें, तीनों के बारे में क्रम से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गैस के बारे में। क्योंकि हमारा जो वायुमंडल है, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, गैसियस आवरण है, गैसियस एनवेलप है। ठीक है, तो गैसीय आवरण के बारे में बात करें तो गैस के बारे में अगर बात करें तो देखिए दो चीजें आती हैं। दो तरह की गैसें हमारे वायुमंडल में उपस्थित हैं। एक तो है स्थायी गैसें और दूसरी है अस्थायी गैसें, जिन्हें हम परिवर्तनशील गैसें भी कह देते हैं। अब देखिए, स्थायी या अस्थायी नाम या परिवर्तनशील नाम किस आधार पर दिया जा सकता है, अहम चीज ये है। तो पृथ्वी से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जिन गैसों के परसेंटेज में यानी प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हें हम स्थायी गैसों की श्रेणी में रख देते हैं। और पृथ्वी से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जिन गैसों के परसेंटेज में या उनके प्रतिशत में परिवर्तन होता रहता है उन्हें हम अस्थायी या फिर परिवर्तनशील या फिर वेरिएबल गैसेस की श्रेणी में उन्हें रख देते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि स्थायी गैस की श्रेणी में कौन कौन सी गैसें आती हैं। जरूरी ये है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, वायुमंडल में आर्गन का परसेंटेज कितना है। एक क्वेश्चन आपसे यहां से बन सकता है कि जो स्थायी गैसें हैं उनका परसेंटेज कितनी ऊंचाई तक चेंज नहीं हो सकता है। स्थायी गैसें कौन सी हैं, ये इनमें से कौन सी स्थायी गैस नहीं है, क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो देखिए, स्थायी गैस की अगर बात करें तो सबसे पहला है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का परसेंटेज जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो है 78.1%। राउंड फिगर में से 78% जो एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, बट एक्चुअल में क्या है, 78.1% नाइट्रोजन का परसेंटेज है ये। ठीक है, बात करें अगर ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो है 20.9%। मतलब इसे राउंड फिगर हम बात करें तो एग्जाम में आपको 21% देखने को मिल जाएगा, और अधिकतर एग्जाम में यही पूछा जाता है, बट वास्तव में जाने रहिए। आर्गन की बात करें तो 0.93% ये आर्गन का क्या है, परसेंटेज है, और आर्गन भी स्थायी गैस की श्रेणी में आती है। अब देखिए, बात करते हैं अस्थायी या फिर परिवर्तनशील गैसों के बारे में। तो इसमें कौन सी गैसें आती हैं? सबसे पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें CO2 की, तो इसका परसेंटेज क्या है, 0.032%। या एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो फिर ये लिखा रहता है 0.03%। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी सही है, लेकिन
इसे भी देख सकते हैं, क्योंकि शून्य के दशमलव के बाद तीसरे अंक तक यहाँ पे मान दिया हुआ है जो कार्बन का परसेंटेज है वायुमंडल में। अब इसमें कुछ और गैसें आती हैं, जैसे नियॉन की बात करें, जेनॉन की बात करें, क्रिप्टॉन की बात करें, मेथेन यानी CH4 की बात करें, O3 मतलब ओजोन की बात करें, हीलियम की बात करें, ये सभी क्या है, अस्थायी या परिवर्तनशील गैसें हैं, मतलब वेरिएबल गैस की श्रेणी में आती हैं। अब 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक इनमें क्या होता है, इनके परसेंटेज में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, तो इन्हें हम परिवर्तनशील गैस की श्रेणी में रख देते हैं। होपफुली आप इतना समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात करते हैं वायुमंडल वाले चैप्टर में कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, मतलब CO2 के बारे में, जिसका परसेंटेज हमारे वायुमंडल में है 0.032%। आपने ये परसेंटेज ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अब यहां से थोड़ा सा बात कर लेते हैं सौरिक विकिरण के बारे में, मतलब सोलर रेडिएशन के बारे में। इसके पहले भी थोड़ी सी चीजें समझना बाकी है। बाकी ये है कि अगर हम बात करें कि पृथ्वी का औसत तापमान, मतलब एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, वो कितना है, तो देखिए पृथ्वी का जो औसत तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर ये पूछा जाए आपसे कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के पृथ्वी का तापमान कितना होता है, तो वो आप बताएंगे -20 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, ये पृथ्वी का औसत तापमान है, और ये जो -20 डिग्री सेल्सियस है, ये बिना कार्बन डाइऑक्साइड के पृथ्वी का तापमान है। तो ये दोनों चीजें आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सौरिक विकिरण मतलब सोलर रेडिएशन के बारे में। मान लीजिए ये सूर्य है और सूर्य से कुछ तरंगे आ रही हैं। अब देखिए सूर्य से जो तरंगे आती हैं वो किस तरह का व्यवहार करती हैं, मतलब जो सौरिक विकिरण होती है वो किस तरह की होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और जो सौरिक विकिरण होती है, सूर्य से निकलने वाली जो तरंगे होती हैं, मतलब लघु तरंग होती है, शॉर्ट वेव होती है। अब देखिए, मान लीजिए ये सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब ये पृथ्वी की सतह है, और ये गैसीय आवरण है जिसे हम अपना वायुमंडल बोल देते हैं। ये जो डैश डैश करके बना हुआ है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये सूर्य से जो किरणें आती हैं उन्हें पृथ्वी की सतह तक तो आने देती है, लेकिन अब पृथ्वी की सतह जो होती है वो गर्म हो गई, किससे, सूर्य की किरणों से। तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक जो गर्म निकाय होता है, प्रत्येक गर्म निकाय होता है वो विकिरण उत्सर्जित करता है, और विकिरण हमेशा तरंगों के रूप में ट्रेवल करती है। विकिरण हमेशा तरंगों के रूप में ट्रेवल करती है, यानी वेव्स के रूप में ट्रेवल करती है। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखना है। अब देखिए पृथ्वी की सतह जब गर्म हो गई और पृथ्वी की सतह से जो पार्थिव विकिरण निकलता है, देखिए सूर्य से सौरिक विकिरण उत्पन्न होगा, पृथ्वी से पार्थिव विकिरण उत्पन्न होगा। तो ये जो पार्थिव विकिरण निकल रहा है यहाँ से, वो किस तरह की तरंगे होंगी, ये होंगी दीर्घ तरंगे। अब देखिए ये होंगी दीर्घ तरंगे। तो ये दीर्घ तरंगों के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस तरह से अपारदर्शी निकाय का काम करेगा, मतलब ये जो यहाँ से विकिरण निकल रही है, यहाँ से जो विकिरण निकल रही है उसे ये इस परत के बाहर जाने नहीं देता। और यही वजह है कि हमारा जो वातावरण है, हमारा जो वायुमंडल है, वो गर्म रहता है। किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। आगे ग्रीन हाउस इफेक्ट में इसे बेहतर तरीके से समझेंगे, लेकिन अब एक चीज ये समझ लीजिए कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है लघु तरंग के लिए, मतलब जो सूर्य से निकलने वाली किरणें हैं वो शॉर्ट वेव के रूप में चलती हैं। अब ये शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव में क्या डिफरेंस है, मतलब लघु तरंग और दीर्घ तरंग में क्या अंतर है, वो भी समझेंगे। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि लघु तरंग के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पारदर्शी निकाय का काम करता है, मतलब उसे अंदर तो आने देगा, लेकिन जो पृथ्वी की सतह से पार्थिव विकिरण निकलता है उसे बाहर नहीं जाने देता। मतलब यहां से पृथ्वी की सतह से दीर्घ तरंगें निकलती हैं, तो दीर्घ तरंगों को यहां से बाहर नहीं जाने देता, मतलब उसके लिए एक तरह से अपारदर्शी निकाय का काम करता है। अब देखिए ये लघु तरंग और दीर्घ तरंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे। होता क्या है, सूर्य से जो तरंगें निकलती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं। पृथ्वी से जो तरंगें निकलती हैं, पृथ्वी जब गर्म हो जाती है, पृथ्वी जब हीट हो जाती है, तो उससे जो तरंगें निकलती हैं वो कुछ इस तरह की निकलती हैं। तो अब देखिए ये तरंग दैर्ध्य के आधार पर लघु तरंग और दीर्घ तरंग को डिफाइन किया जाता है। मतलब जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है उसे हम बोलेंगे दीर्घ तरंग, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम है मतलब उसे हम बोलेंगे लघु तरंग। अब तरंग दैर्ध्य क्या होता है ये समझ लीजिए। अब होता क्या है, देखिए यहां से यहां तक की दूरी, ये जो वेव्स चलती हैं इस तरह से, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। अब चूंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं और सारे कंटेंट को लेकर के उपस्थित होऊंगा आपके सामने। सो वीडियो कैसा लगा और इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिली कुछ महत्वपूर्ण की नहीं मिली, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल सही लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।